मनोवैज्ञानिक लचीलापन यानी रेजिलियंस, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, है ना? लेकिन इसकी कहानी ना काफी हैरान करने वाली है। ये सिर्फ मुश्किलों से बाउंस बैक करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एक बड़े सवाल से। क्या रेजिलियंस एक ऐसी चीज है जिसके साथ कुछ लोग पैदा होते हैं? क्या कुछ लोग सच में अनब्रेकेबल होते हैं? ये एक बहुत ही आम सोच है, पर साइंस की कहानी कुछ और ही है। अक्सर हम रेजिलियंस को एक सुपर पावर की तरह देखते हैं, नहीं? सोचते हैं कि ये कोई अनोखी शक्ति है जो बस गिने चुने लोगों में होती है, जो उन्हें बड़ी से बड़ी मुश्किलों से निकाल लेती है। लेकिन क्या ये सच में इतनी दुर्लभ है? ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। रेजिलियंस पर जो साइंटिफिक स्टडी है वो 1970s के दशक में शुरू हुई। 1973 में रिसर्चर्स ने एपिडेमियोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस हेल्थ से जुड़े पैटर्न्स को स्टडी करना है। यहाँ इसका इस्तेमाल ये समझने के लिए हुआ कि आखिर कौन सी चीजें लोगों को मुश्किलों से बचाती हैं। लेकिन इस शब्द को असली पहचान मिली साइकोलॉजिस्ट एमी वर्नर के काम से। उन्होंने ही इसे एक मेजर रिसर्च टॉपिक बनाया। वर्नर की स्टडी बिल्कुल क्रांतिकारी थी। सोचिए, उन्होंने हवाई के काउई द्वीप पर सैकड़ों बच्चों की जिंदगी को कई दशकों तक फॉलो किया, और ये वो बच्चे थे जो बहुत ही बेहद मुश्किल हालात में पल बढ़ रहे थे। गरीबी, माता पिता की बीमारी और न जाने क्या क्या। ये ऐसी परिस्थितियां थीं जहां ज्यादातर लोग नाकामी की ही उम्मीद रखते। लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। इतने बुरे हालात के बावजूद इनमें से 1/3 बच्चे बड़े होकर सफल, देखभाल करने वाले और आत्मविश्वासी वयस्क बने। 1/3, सोचने वाली बात है। वर्नर ने इन बच्चों को नाम दिया रेजिलिएंट, और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। इस खोज ने रिसर्च का फोकस ही बदल दिया। अब ध्यान रिस्क फैक्टर्स से हटकर उन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पर चला गया, यानी उन चीजों पर जो लोगों को मुश्किलों के बावजूद कामयाब होने में मदद करती हैं। तो इस जबरदस्त खोज ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये रेजिलियंस है क्या चीज। ये सिर्फ बाउंसिंग बैक के आइडिया से कहीं ज्यादा गहरा है। तो सबसे जरूरी बात, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस की जो औपचारिक परिभाषा है उसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहली, किसी मुश्किल का सामना करना, और दूसरी, उस अनुभव के बाद पॉजिटिव तरीके से खुद को ढालना। मतलब ये सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि उसके बाद बेहतर ढंग से उस स्थिति में ढल जाना है। अब यहाँ जो चीज सच में दिलचस्प है वो है सोच में आया बदलाव। पहले माना जाता था कि रेजिलियंस एक गुण है, मतलब या तो ये किसी में होता है या नहीं होता, सिंपल। लेकिन अब वैज्ञानिक इसे एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास होती है, बल्कि ये वो है जिसे हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं। तो अगर रेजिलियंस बनाई जा सकती है तो सवाल उठता है कैसे? इसे बनाने के लिए कौन से टूल्स यानी कौन से आंतरिक और बाहरी फैक्टर्स जरूरी हैं? रिसर्चर्स फ्लेचर और सरकार ने 5 मुख्य आंतरिक कारकों की पहचान की है। जैसे पहला पॉइंट ले लीजिए, यथार्थवादी योजना बनाना। मतलब जब कोई मुश्किल आए तो एकदम से बड़ा पहाड़ चढ़ने की ना सोचें, बल्कि छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य तय करें। इसके अलावा अपनी काबिलियत पर भरोसा करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी भावनाओं को मैनेज करना और एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम, ये सब हमारे पर्सनल टूल किट का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, रेजिलियंस अकेले में नहीं बनती। हमारा जो बाहरी वातावरण है, खासकर हमारे सामाजिक संबंध, हमारी फैमिली और कम्युनिटी का सपोर्ट, वो भी उतना ही, मेरा मतलब है, बिल्कुल ज़रूरी है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कुछ व्यवहारिक रणनीतियां बताता है। ये वो आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है, जैसे रिश्तों को प्राथमिकता देना, क्योंकि मुश्किल वक्त में अपने लोग ही तो सबसे बड़ा सहारा होते हैं, है ना? या फिर दूसरों की मदद करना। जब हम किसी और के काम आते हैं तो हमें एक मकसद का एहसास होता है जो हमें ही ताकत देता है। और एक और अहम बात, चीज़ों को सही नज़रिए से देखना। इसका मतलब समस्याओं को नज़रअंदाज करना नहीं, बल्कि ये विश्वास रखना है कि हालात बदलेंगे और बेहतर होंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी थ्योरी असल दुनिया में कैसी दिखती है। रेजिलियंस हमारी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में काम कैसे करती है।
वर्कप्लेस की बात करें तो खासकर ऐसे माहौल में जहां इनोवेशन और रिस्क लेना जरूरी है, वहां रेजिलियंस बहुत जरूरी हो जाती है। ये लोगों को असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है, जो किसी भी संगठन की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और ये आंकड़ा देखिए, ये काफी शक्तिशाली है। माता-पिता के तलाक जैसे बड़े पारिवारिक बदलाव के बाद भी लगभग 75 से 80% बच्चे अच्छी तरह से समयोजित वयस्क बनते हैं। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि ज्यादातर बच्चों में बड़े जीवन परिवर्तनों का सामना करने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है। अब तक हमने रेजिलियंस को एक पॉजिटिव शक्ति के रूप में देखा है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ आलोचकों का सवाल है कि क्या रेजिलियंस पर इतना जोर देना हमेशा एक अच्छी बात है। ब्रैड इवांस और जूलियन रीड जैसे विचारक कहते हैं कि जब हम व्यक्तिगत रेजिलियंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम समाज और सरकारों की जिम्मेदारी से ध्यान हटा सकते हैं। मतलब संकट से निपटने का सारा बोझ एक अकेले इंसान पर आ जाता है। ये स्लाइड इन दो अलग अलग नज़रियों के बीच का तनाव दिखाती है। एक तरफ है व्यक्तिगत जिम्मेदारी की कहानी और दूसरी तरफ ये तर्क है कि हमें उन सामाजिक संरचनाओं को ठीक करना चाहिए जो लोगों को मुश्किल हालात में डालती ही हैं। और ये एक काफी चौंकाने वाला शोध है। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि बचपन में रेजिलिएंट होने की एक लंबी अवधि की कीमत चुकानी पड़ सकती है। लगातार तनाव में रहने से उनके स्ट्रेस सिस्टम पर इतना बोझ पड़ता है कि बड़े होने पर ऐसे बच्चे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। तो इन सभी जटिलताओं को देखते हुए शोधकर्ता एन मास्टन ने रेजिलियंस को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया दिया है। वो इसे कहती हैं ऑर्डिनरी मैजिक। मास्टेन का कहना है कि रेजिलियंस कोई दुर्लभ या जादुई सुपर पावर नहीं है। ये उन बुनियादी सुरक्षात्मक प्रणालियों से आती है जो मानव विकास का एक साधारण हिस्सा है, जैसे कि एक देखभाल करने वाला परिवार, सहायक दोस्त और एक सुरक्षित समुदाय। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये साधारण चीजों का जादू है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी सवाल पर ले आता है। अगर रेजिलियंस बनाने के लिए ये साधारण चीजें जैसे अच्छे रिश्ते और सहायक समुदाय इतनी जरूरी हैं, तो ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है कि हर किसी को ये मिले? एक व्यक्ति की या पूरे समाज